गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका टीचर कम आपका दोस्त कुणाल मंधानिया एंड मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बेड टाइम लेक्चर। सर बेड टाइम लेक्चर क्यों? अभी तो दोपहर के 1 बजे है, तो आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए है। क्या अपन लोग रही से ना? ठीक है, चलो। सो सर वी वर डीलिंग विथ व्हाट? मिस्टेक। मिस्टेक मीन्स व्हाट? एरोनस बिलीफ अबाउट समथिंग, यानी किसी पर्सन को गलत बिलीफ है अबाउट समथिंग। सर वो समथिंग क्या? That something can be mistake of law or that can be mistake of fact. I repeat, that can be mistake of law or mistake of fact. सर मिस्टेक ऑफ लॉ में दो मिस्टेक हो सकती है। इंडियन लॉ को लेके मिस्टेक हो सकती है या फॉरेन लॉ को लेके मिस्टेक हो सकती है ना। सर अगर इंडियन लॉ के मिस्टेक को बात करें तो भाई तुम इंडिया के रहीवासी हो, तुम भारतवासी हो, तुमको भारत का लॉ मालूम होना चाहिए, तुमको इंडिया का लॉ मालूम होना चाहिए। अगर तुमने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जो इलीगल नहीं है, आई रिपीट, तुमने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जो इलीगल तो नहीं है बट वहां तुमने लॉ की मिस्टेक की, बाद में अगर तुम वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना चाहते हो ये बोल के कि हमारे लॉ की मिस्टेक थी, तो भाई ये ऑप्शन तुमको मिलने वाला नहीं है। क्यों? बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ लैंड या इग्नोरेंस ऑफ इंडियन लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। ये बोल के कि तुमको लॉ पता नहीं था, तुम कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते एंड कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। हाँ, अगर फॉरेन लॉ का मिस्टेक है सर, तो फॉरेन लॉ के मिस्टेक को हम मानते हैं कि भाई तुम फॉरेनर नहीं हो, तुम इंडियन हो, तो अगर दोनों पार्टी को फॉरेन लॉ का मिस्टेक था तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू बायलैटरल मिस्टेक। हेलो, ठीक है। कमिंग टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हम देखते हैं क्लास कौन से पार्टी को मिस्टेक है। अगर एक पार्टी को मिस्टेक है तो यूनिलैटरल मिस्टेक, अगर दोनों पार्टी को मिस्टेक है तो बायलैटरल मिस्टेक। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, हमने देखा शुरू किया सर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इज इट क्लियर? देखो बायलैटरल मिस्टेक में हमने क्या क्या देखा। तो सर अगर हम बात करें बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, हम बोलते हैं क्लास जब दोनों ही पार्टी को मिस्टेक है तो कंसेंसस कहां है? ठीक है, जब बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक तो वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। याद रखना, अगर दोनों ही पार्टी को मिस्टेक आता है तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। क्यों? बिकॉज दोनों पार्टी के बीच में कंसेंसस ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है, आगे जाके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो पहले से लॉ ने बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। सर हमने क्या किया, हमने कुछ एग्जांपल्स देखना शुरू किया। ओके, सो बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फर्स्ट केस एज टू एग्जिस्टेंस। मतलब क्या? दोनों ही पार्टी को लगता था कि वो एग्जिस्ट करता है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जबकि एक्चुअली वो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। जैसे घोड़े को लेकर हमने एग्जांपल देखा था, दोनों को लगता था कि घोड़ा एग्जिस्ट करता है बट घोड़ा मर चुका था, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। नंबर 2, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी। इज इट क्लियर? दोनों के हिसाब से पियरलेस शिप दूसरा वाला था, उसके हिसाब से दूसरा पियरलेस शिप था, अपने हिसाब से दूसरा पियरलेस शिप था, तो क्या देयर वाज कंसेंसस? नहीं सर, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। नाउ थर्ड केस से मैंने आपको एग्जांपल दिया क्वांटिटी का। इज इट क्लियर? उससे मुझे कुछ बच्चों ने डाउट भी पूछा, मेरा पॉइंट समझो। ठीक है, भले ही मुझसे टाइपराइटर से गलती हुई, 3 के जगह द चले गया और 10 से सामने वाले को लगा, ठीक है, कि वो 50 राइफल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसने 50 राइफल भेज दिए। मैंने बोला भाई मुझे सिर्फ 3 चाहिए थे। इज इट क्लियर? तो उसने बोला 50 भेज दिए, 50 के पैसे पे करने पड़ेंगे। हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने बोला दोनों ही पार्टी को मिस्टेक थी एज टू क्वांटिटी। उस पार्टी के हिसाब से 50 राइफल थे, इस पार्टी के हिसाब से 3 राइफल थे, तो 50 राइफल वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वो डिमिनिश हो जाएगा। डन, ठीक है। बट कोर्ट ने बोला कि 3 राइफल तो इस पार्टी को रखने ही पड़ेंगे और 3 राइफल वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। फिर मुझे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये 3 राइफल वाला कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड रख दिया? अरे भाई कोर्ट को उस समय जो चीजें सही लगी, लगा कि नहीं भाई कम से कम 3 राइफल का तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रखना चाहिए, वो कोर्ट ने जजमेंट दिया। वहां पर लॉ का कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट ने उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ये जजमेंट दिया। इज इट क्लियर? याद रखना, कोर्ट में कोई जजमेंट दिया, मैंने आपको बता दिया, तो आपको भी वही फॉलो करना है। हर बार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, भाई वो तो वो फैक्ट्स ऑफ द केस जो हो गए, उस केस में किसने क्या बोला उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अपने को क्या लेना देना है कि मुझे लग रहा था कि 3 राइफल का कॉन्ट्रैक्ट है,
उसे लग रहा था 50 राइफल का कॉन्ट्रैक्ट है। बोथ द पार्टीज वर अंडर मिस्टेक एज टू क्वांटिटी, कि कितने राइफल का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, कितने राइफल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio, अपने को उससे मतलब है। फिर आगे कोर्ट में क्या हुआ, अपने को उससे मतलब है। सर 3 राइफल क्यों दिया, क्या दिया, उससे क्या लेना देना है अपने को। इज इट क्लियर? ठीक है, अपने को कॉन्सेप्ट समझ रहा है। दोनों पार्टी अंडर मिस्टेक थी एज टू क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ab initio हो गया। फिर मैंने आपको फर्दर चीज बताया कि 3 राइफल वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रखा। तो अब बच्चे डाउट पूछते सर क्यों रखा, अरे क्यों रखा मतलब कोर्ट को जो सर्कमस्टेंसेस लगे उसके हिसाब से लगा कम से कम 3 राइफल के कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना चाहिए, तो कोर्ट ने वो कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। चलो क्लास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मिस्टेक एज टू क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। एग्जांपल नंबर 4 वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स लेके वो समझाता हूं, आप एग्जांपल नंबर 4 से फिर से देख सकते हैं। ओके सो तो क्लास मिस्टेक ऑफ क्वालिटी का एग्जांपल सुनना, शांति से समझना, आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। ओके तो मुझे कोई तो रेसिपी बनाने के लिए ओट्स चाहिए था। आई रिपीट, मुझे कोई रेसिपी बनाने के लिए ओट्स चाहिए था। मुझे न्यू ओट्स चाहिए थे। सर ओट्स में भी न्यू और ओल्ड होते हैं क्या? यस ठीक है, याद रखना जो आप ओट्स यूज करते हो वेट रिड्यूस करने के लिए, ओट मील लेते हो, ठीक है, ओट के बिस्किट्स लेते हो, तो नॉर्मली जितनी पुरानी ओट रहती है, ओल्ड ओट जो रहती है, उसकी कीमत भी मार्केट में अलग होती है, न्यू ओट्स की कीमत भी मार्केट में अलग होती है, और दोनों अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर बात करें तो हम ओल्ड ओट्स को ज्यादा यूज करते हैं रादर देन न्यू ओट्स। न्यू ओट्स जो होते हैं वो कुछ चीजों को बनाने के लिए काम आते हैं। नाउ मैं गया दुकानदार के पास, मैंने बोला भैया मुझे ओट्स चाहिए। ध्यान दो मैंने क्या बोला, मैंने न्यू या ओल्ड नहीं बोला, मैंने बोला मुझे ओट्स चाहिए। उसको लगा कि मुझे ओल्ड ओट्स चाहिए क्योंकि नॉर्मली सब लोग ओल्ड ओट्स ही लेते हैं, तो उसने मुझे ओल्ड ओट्स दे दिए। मैंने भी ले लिया, पैसा पे किया, घर पे लेके आ गया। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो ओल्ड ओट्स है जबकि मुझे चाहिए थे न्यू ओट्स। तो मैं गया शॉपकीपर के पास, मैंने बोला भैया वापस लो, ये ओल्ड ओट है, मुझे न्यू ओट्स चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग मी। ऐसे केस में अगर वो वापस लेने से मना करता है और ये मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट क्या बोलेगा सुनना। कोर्ट बोलेगा इस पार्टी के हिसाब से इसे न्यू ओट चाहिए था और सामने वाले पार्टी के हिसाब से उसे ओल्ड ओट चाहिए था। सो बोथ द पार्टीज वेयर अंडर मिस्टेक एज टू क्वालिटी ऑफ ओट्स, कि न्यू ओट्स या ओल्ड ओट्स। इज इट क्लियर? सो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio. Why? Because there was bilateral mistake of fact as to कौन सा ओट्स, ओल्ड ओट्स की न्यू ओट्स। समझा क्या? ठीक है, ये आ गया क्लास क्वालिटी के अंदर। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, और अब इस एग्जांपल में मजा आएगा अपने को, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो अपने इस एग्जांपल में क्लास, सपोज देशपांडे हॉल में नागपुर में एक बहुत बड़ा, ठीक है, यू कैन से ऑक्शन चल रहा था। ऑक्शन में सपोज 15वीं सदी की चीजें मिल रही थी। आई रिपीट, ऑक्शन में 15वीं सदी की कुछ चीजें, पुराने जमाने के राजा महाराजाओं की चीजें मिल रही थी। ओके ठीक है, मैं भी गया उस ऑक्शन में और मैंने भी, ठीक है, वहां से कुछ डाइनिंग टेबल वाला डाइनिंग खाने के कुछ पुराने सामान लेके आए, खरीदे मैंने। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है ना, आराम से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अगेन ऑक्शन था, 15th सेंचुरी की चीजें लेनी थी, उसी का ऑक्शन चल रहा था। मैंने भी जाके कुछ सामान खरीदा, ये अज्यूम करके कि वो भी 15वीं सदी का होगा। मैं शौकीन था उस चीज का, तो मैंने कुछ चीजें खरीद ली। अब क्लास बाद में जाके मुझे मालूम पड़ा कि ये गुड्स 20th सेंचुरी का था। मैंने उसे गुड्स वापस दिए, ठीक है, उसे लेने से मना कर दिया, कोर्ट में केस किया। कोर्ट में ये प्रूव हुआ कि मुझे भी लगता था कि ये 15वीं सेंचुरी का है और उससे भी लगता था कि ये 15वीं सेंचुरी का है, बट बाद में जाके प्रूव हुआ कि नहीं ये तो लेटेस्ट ही था। तो बोथ द पार्टीज वेयर अंडर मिस्टेक एज टू ये 15वीं सदी का है। आई रिपीट, बोथ द पार्टीज वेयर अंडर मिस्टेक। प्रूव हुआ कोर्ट में कि उसको भी लगता था कि वो जो बेच रहा है, वो चीज जो मैंने खरीदी है वो 15वीं सदी की है, मुझे भी लगता था कि ये 15वीं सदी की है। तो बोथ द पार्टीज वेयर अंडर मिस्टेक कि ये 15वीं सदी की है, बट जबकि वो 21st सेंचुरी की थी,
इज इट क्लियर? ऐसे केस में लॉ ने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अभी नहीं शो बिकॉज बोथ द पार्टीज वर अंडर मिस्टेक एज टू क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो मेरा ये एग्जांपल देने का इंटेंशन क्या था ये समझो। मेरा फर्स्ट इंटेंशन था कि हमने ओट्स वाला एग्जांपल भी देखा, वो भी क्वालिटी में कवर होता है, और ये जो पुरातन चीजें हैं एंटीक गुड्स है, ठीक है, वो भी क्वालिटी के अंदर कवर होती है। तो अपने लेमैन टर्म्स में क्वालिटी मतलब क्वालिटी सिर्फ वो मैटर नहीं करता, बट अगर पुराने जमाने का है, एंटीक गुड्स का है, तो वो भी कवर होता है अंडर क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, उनकी क्वालिटी 15वीं सेंचुरी के हिसाब से थी ऐसा हम मानते हैं, जबकि अभी की जो सेंचुरी वाले हैं वो अलग है ऐसा हम मानते हैं। अब क्लास यहाँ पे डिस्प्यूट भी आ सकता है, जो आपको मैंने पहले से बात किया था कि मिस्टेक में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ डिस्प्यूट क्या हो सकता है, यहाँ पे पार्टी बोल सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं सर दिस इज अ केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। कैसे? देखो, उसने मुझे मिस रिप्रेजेंट किया कि ये 15वीं सेंचुरी का है, वो सोच के मैंने लिया, भले उसका इंटेंशन नहीं था मुझे रिसीव करने का, ठीक है, बट उसने बोला कि ये 15वीं सेंचुरी का है, ऑक्शन में तो क्लियरली मेंशन था कि 15वीं सेंचुरी का है, जबकि वो एक 21st सेंचुरी का था। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन का भी तो केस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है क्लास। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से सिंस डे वन, ठीक है, कि मिस्टेक में मिस्टेक होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। और आपको याद होगा तो सेम एग्जांपल, एक एग्जांपल लिया था मैंने आई गेस अनड्यू इन्फ्लुएंस में, जहां माइनर की प्रॉपर्टी लेने की बात आ रही थी, बट क्योंकि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस था तो मैंने माइनर बोल के उसे वॉइडेबल इशू नहीं किया उस कॉन्ट्रैक्ट को, बल्कि आपको याद होगा तो मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस बोल के उसको वॉइडेबल का ऑप्शन दिया। तो सर बोलना क्या चाह रहे हो, मैं आपको पहले दिन से यही बोल रहा हूं कि ठीक है, लॉ में एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, किस एंगल से वो केस लिया गया। अगर वो माइनर वाले एंगल में जहां उसके गार्डियन या उसके पेरेंट ने उसे इन्फ्लुएंस करके प्रॉपर्टी बेचने लगाया, अगर माइनर वाला एंगल लेते तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड फिनिश हो जाता, बट उन्होंने यहाँ पे एंगल लिया अनड्यू इन्फ्लुएंस का और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर दिया। इज इट क्लियर? सेम बेस यहाँ पे भी अगर वो एंगल लेते किसका, मिस रिप्रेजेंटेशन का, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता, बट उन्होंने एंगल क्या लिया कि बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इज इट क्लियर? और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल इशू किया। तो कौन सा एंगल लिया गया कोर्ट में, वही एंगल हमको लेना पड़ेगा। आप बोलोगे सर हम क्या करेंगे, आप एग्जाम्पल स्पेसिफिक चलो क्लास, खासकर इस चैप्टर में, इस चैप्टर में अपने लॉजिक्स मत लगाओ, उस केस में क्या हुआ था, वहां उन्होंने क्या एंगल लिया, आपको भी क्लास वही एंगल लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इसलिए मिस्टेक में बी वेरी रिजिड, मैं आपको कल से बोल रहा हूँ, पिछले लेक्चर से बोल रहा हूँ, मिस्टेक में बी वेरी रिजिड। ऐसे वाले टाइप में ये एंगल लिया जाता है, तो आपको भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको वैसे वाले टाइप में वही एंगल लेना पड़ेगा। वहां आप अपना लेमैन या बाकी लॉ या लॉजिक्स नहीं लगा सकते, केस में जो हुआ था वही हमको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए आपको बोलते लॉ में कुछ ग्रे एरियाज होते हैं जहां दिक्कत हो सकती है। ओके, तो याद रखना जब भी 15वीं सदी ऐसा वाला एग्जाम्पल आया तो अपने को बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट लेना है, अनलेस क्वेश्चन का इंटेंशन कुछ और है। ओके, क्वेश्चन खुद आपको इंटेंशन दे देगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन में खुद में लिखा होगा बोथ द पार्टीज वर अंडर मिस्टेक कि वो 15th सेंचुरी का है, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा कि मिस रिप्रेजेंटेशन का एंगल नहीं है, ये है बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज टू क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। क्लियर? आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइटल। ठीक है, टाइटल मतलब ओनरशिप। यहां बेसिकली दोनों पार्टी को मिस्टेक थी कि ओनरशिप किसकी है, दोनों पार्टी को मिस्टेक थी कि टाइटल किसके नाम पे है, ओनरशिप किसके नाम पे है। इज इट क्लियर? ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आप ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, सेठ जी के दो बेटे थे, ठीक है, समझदार और नालायक, इससे आपको ध्यान देगा। सेठ जी के दो बेटे थे, समझदार और नालायक। समझदार बाकी बिजनेस संभालता था और नालायक फिशरी बिजनेस संभालता था। आई रिपीट, समझदार बाकी बिजनेस संभालता था, नालायक फिशरी बिजनेस संभालता था। नाउ सेठ जी हमेशा बोला करते थे कि जो जो संभाल रहा है जब मैं जाऊंगा उसको वही दे के जाऊंगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब सेठ जी की डेथ हुई, ठीक है, अब याद रखना क्लास, जब डेथ होती है तो हम विल तुरंत नहीं खोलते कि चलो मर गया पहले विल खोलते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अंडर कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन
ठीक है, एक पर्सन आता है, वो विल ओपन करता है, नेगोशिएशन करता है, बात करता है, और इन सब प्रोसेस को 2-3 महीने लग जाते हैं। सर पॉइंट क्या है? पॉइंट इज सेठ जी की डेथ हुई, समझदार गया नालायक के पास। दोनों यही अज्यूम कर रहे थे कि सेठ जी ने विल में, ठीक है, बाकी बिजनेस की ओनरशिप समझदार को दी होगी और नालायक को फिशरी बिजनेस की ओनरशिप दी होगी। तो समझदार गया नालायक के पास, बोला देख भाई तू नालायक है, ठीक है, तेरे से बिजनेस संभलता नहीं है, तू अय्याश है, ठीक है, एक काम कर, तू फिशरी बिजनेस का मुझे लीज पे दे दे। आई रिपीट, तू फिशरी बिजनेस मुझे लीज पे दे दे, मैं तुझे हर महीने हर साल से 50 लाख रुपए पे करूंगा। ठीक है, डन। इनके बीच में लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसका? फिशरी बिजनेस का। ठीक है, अज्यूम करके कि ओनरशिप किसके पास जाने वाली है? अज्यूम करके ओनरशिप जाने वाली है नालायक के पास। ठीक है, तो नालायक ओनर है उसका, ऐसा अज्यूम करके उन्होंने एक लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट किया, किसके बीच में? नालायक के बीच में और समझदार के बीच में। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जाके जब सेठ जी की विल खुली, विल में फिशरी बिजनेस भी किसको दिया गया था? समझदार को। सर दिक्कत क्या है? समझदार को लगा कि वो नालायक को दिया जाएगा, इसलिए उसने लीज पे लिया। इज इट क्लियर? आगे जाके जब मालूम पड़ा कि उसको बिजनेस उसी को मिल गया है, तो वो लीज का पैसा क्यों पे करेगा नालायक को? इज इट क्लियर? तो उसने बोला लीज का पैसा नहीं दूंगा क्योंकि वो बिजनेस मेरे नाम पे ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, नालायक बोला नहीं, अपना लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब तू वापस नहीं जा सकता। दोनों मैटर, ठीक है, कोर्ट में क्या? कोर्ट ने क्या बोला क्लास? कोर्ट ने बोला कि ये लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो है, बिकॉज दोनों भी पार्टी अंडर मिस्टेक थे कि दोनों को लगता था कि लीज का कॉन्ट्रैक्ट, दोनों को लगता था कि फिशरी वाला कॉन्ट्रैक्ट किसके पास जाएगा? नालायक के पास जाएगा, जबकि वो टाइटल किसके पास गया? समझदार के पास गया। आई होप इट इज क्लियर। सो बोथ द पार्टीज वर अंडर मिस्टेक कि ओनरशिप या टाइटल नालायक का होगा, जबकि बाद में मालूम पड़ा कि नालायक का नहीं था। सिंस बोथ द पार्टीज वर अंडर मिस्टेक एज टू टाइटल कि ओनरशिप किसकी होगी, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अब इनिशियो। मैं फिर से केस ओवरव्यू करता हूं, आपको समझेगा। दोनों ही पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया लीज का, ये सोच के कि ओनरशिप किसकी होगी? नालायक की होगी। बाद में जाके मालूम पड़ा कि नालायक की ओनरशिप नहीं है, तो लीज वाले कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो एज टू बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज टू टाइटल और ओनरशिप ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इज इट क्लियर? ऐसा सिमिलर एग्जांपल वो केस नंबर 5 में दिया हुआ है जो मैंने आपको टिक करने बोला था। तो हम सब्जेक्ट मैटर के पांचों केसेस कवर कर चुके हैं। अब बात आगे आते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। उसमें सेकंड पॉइंट जो है वो लीगल इम्पॉसिबिलिटी है। आई रिपीट, सेकंड पॉइंट इज लीगल इम्पॉसिबिलिटी। लीगली इम्पॉसिबल है मतलब इलीगल है। अब दोनों पार्टी को पता हो या ना हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अब इनिशियो, मैटर वहीं पे क्लोज हो जाता है। इस पे और एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। लीगली इम्पॉसिबल है, इलीगल है मतलब वॉइड अब इनिशियो है, एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अब इनिशियो, शुरुआत से ही वॉइड है। ओके, हम आते हैं फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी पे, और उसका एक सिमिलर केस समझते हैं कि इस केस में क्या हुआ। ओके, चलो और क्लास, चलो ध्यान से सुनना केस क्या हुआ। ठीक है, सपोज एक किंग की कोरोनेशन सेरेमनी थी। अरे रिपीट, कोरोनेशन सेरेमनी मतलब क्या होता है? ताजपोशी। मतलब शायद एक किंग मर गया होगा, उसके जो बेटे होंगे, बड़ा बेटा होगा, उसकी ताजपोशी हो रही है कि उसको किंग बनाने वाले हो। अब क्लास, जब भी किंग की कोरोनेशन सेरेमनी होती है ना, ये बहुत तामझाम से होती है। सर मतलब क्या? मतलब दुनिया भर के आसपास के राजाओं को बुलाया जाएगा, वो सब गिफ्ट सिफ्ट लेके आएंगे, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। और एक किंग की भव्य रैली निकलती है उसके किंगडम से। तो क्लास ऐसा ही केस था अपने एग्जांपल में, ऐसा ही केस था कि सपोज, ठीक है, अपने राज्य में किंग की कोरोनेशन सेरेमनी होने वाली थी। इज इट क्लियर? वो बहुत भव्य होने वाली थी, और उसके बाद एक रैली निकलने वाली थी। रैली सिर्फ मेन रोड से जाने वाली थी, और मेरा घर गली खोपचे या मोहल्ले में था। आई रिपीट, किंग की कोरोनेशन रैली
मेन रोड से जाने वाली थी और मेरा घर कहीं गली खोपचे मोहल्ले में था जहां से रैली नहीं जाने वाली थी और मुझे वो रैली देखनी थी। इसीलिए मैं एक बंदे के पास गया जिसका घर क्लास मेन रोड पे था। मैंने बोला कि इस तारीख को रैली होने वाली है, इस तारीख को तेरे घर के ऊपर का जो रूम है वो मुझे रेंट पे दे दे, मैं आराम से बालकनी में बैठ के वो 3-4 घंटे की रैली देखूंगा। ही ऑल्सो एग्रीड, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इज इट क्लियर कि उस दिन, जिस दिन रैली है उस दिन, ठीक है, वो मुझे रेंट पे देने वाला था। मैं आराम से वो रूम में रह के सामने बालकनी में बैठ के किंग की रैली देखने वाला था। क्लियर? अब क्लास हुआ क्या, वो रैली कैंसिल हो गई। इज इट क्लियर? वो रैली कैंसिल हो गई तो मैंने बोला भाई अपना भी रेंट वाला डील कैंसिल हो गया क्योंकि रैली कैंसिल होगी। मैंने रैली देखने के लिए वो रेंट वाला केस लिया था। ठीक है, सामने वाले ने बोला कि रैली भली कैंसिल हुई, तुझे मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, मैटर कोर्ट में गया। कोर्ट ने बोला दोनों ही पार्टी को लगता था कि उस दिन रैली होने वाली है, इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। बट क्योंकि रैली कैंसिल हो गई, जो दोनों पार्टी को पता नहीं था कि आगे कैंसिल होने वाली है। सो पॉइंट क्या है कि उस दिन रैली होने ही वाली नहीं थी, किंग की तबीयत खराब हो चुकी थी। इज इट क्लियर? बट दोनों ही पार्टी को लगता था कि उस दिन रैली होने वाली है, इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो बोथ द पार्टीज वेयर अंडर मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज टू उस दिन रैली होने वाली थी। इज इट क्लियर? जबकि आगे जाके किंग की तबीयत खराब हो गई और रैली हुई नहीं, तो उसे उन्होंने कंसीडर किया फिजिकली इम्पॉसिबल में। इज इट क्लियर? एकदम स्पेसिफिक केस है। फिजिकली इम्पॉसिबल मतलब एक्चुअली तो रैली होने वाली नहीं थी ना, क्योंकि तबीयत तो खराब हो गई, बट उनको ये बात पता नहीं थी कि आगे जाके रैली होने वाली है या नहीं। इसलिए बोथ द पार्टीज वेयर अंडर मिस्टेक एज टू फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी वाले पार्ट में लिया इसको, एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio। अब कैटेगराइज कहां पे किया, आप उसमें ज्यादा टेंशन मत लो, केस में क्या हुआ था वो दिमाग लगाओ। तो केस में क्या हुआ, दोनों पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि वो रूम रेंट पे देना है मेन रोड वाला रैली देखने के लिए, और अगर रैली कैंसिल हो गई तो याद रखना क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio। और हेडिंग लॉ के ले लो, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। अब फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी से मैं भी बहुत ज्यादा रेजोनेट नहीं करता, बट केस लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो केस इसी के अंडर में लिया गया है, तो अपन भी इसी के अंदर लेके समझ लेते हैं। अपने को मतलब किसके अंडर लिया है उससे नहीं है, अपने को मतलब है कि केस का कंक्लूजन क्या रहा हुआ। केस का कंक्लूजन ये रहा हुआ कि बोथ द पार्टीज वेयर अंडर मिस्टेक एज टू, ठीक है, कि रैली होने वाली थी बट रैली कैंसिल हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio। क्योंकि दोनों पार्टी को लगता था कि रैली होने वाली है, बट क्योंकि बाद में किंग की हेल्थ खराब हो गई, रैली कैंसिल हो गई, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio। इज इट क्लियर? तो देखो क्लास, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हम खत्म कर रहे हैं। पहले मैं ओवरव्यू दे दूं फिर से आपको बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट का। बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट में नंबर 1 लॉ क्या बोलता है, अगर दोनों ही पार्टी अंडर मिस्टेक थी तो कंसेंसस नहीं है एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio। अब उसके अपने एग्जांपल्स देगा। नंबर 1 बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, घोड़ा मरा हुआ था, हमको पता नहीं था, वॉइड ab initio। नंबर 2 both the parties were under mistake as to identity of subject matter, कि अपने को लगा वो peerless ship, उसको लगा वो peerless ship। ओके। नंबर 3 both the parties were under mistake as to quantity, मेरे हिसाब से मैं 3 राइफल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, उसके हिसाब से वो 50 राइफल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। both the parties were under mistake as to quality, ओल्ड ओर्स वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको, इज इट क्लियर? एंड आपको मैंने और एक एग्जांपल दिया 15th सेंचुरी वाला। ओके। नेक्स्ट, both the parties were under mistake as to title, ठीक है, दोनों को लगता था कि फिशरी बिजनेस उसको मिलने वाला है, जबकि फिशरी बिजनेस किसी और को मिल गया। ठीक है, वॉइड ab initio। both the parties were under mistake as to physical impossibility। अब क्लास, ये पूरे लॉ का एक ही एक्सेप्शन है, तो सबसे लास्ट पॉइंट में उस चार्ट पे दिया हुआ है, वैल्यू को लेके मिस्टेक या प्राइस को लेके मिस्टेक। मुझे बताओ, एक एग्जांपल दो, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो सपोज, ठीक है, आप सबने वीपीए में सीए फाउंडेशन में एडमिशन लिया और वो फीस देख के एडमिशन लिया। इज इट क्लियर? सपोज आज की तारीख में विपुल सर या रूपम सर आप सबको मैसेज देते हैं कि हम लोगों के प्राइस या वैल्यू कैलकुलेशन करने में कुछ गड़बड़ी हुई। आई रिपीट, हम लोगों के प्राइस कैलकुलेट करने में कोई गड़बड़ी हुई। ठीक है, ये नया प्राइस है और वो नया प्राइस जो था क्लास, वो 20,000 रुपए फीस बढ़ा के
ठीक है, नया प्राइस था। अब आप लोग को बोला गया कि चलो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करो सीए फाउंडेशन के फीस के। आप बोलोगे कि सर आपने इतना प्राइस कोट किया था, हमने वो एक्सेप्ट किया, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब जाके आप अगर प्राइस बढ़ा रहे हो ये बोल के कि मिस्टेक थी प्राइस कैलकुलेट करने में, तो वो आपका लुकआउट है। आपने प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना चाहिए था, ठीक है, आपने प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं किया, गलती आपकी है, हम तो भाई बढ़ाने वाले नहीं है। इज इट क्लियर? अगर ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो क्लास ध्यान देना कोर्ट क्या बोलेगा, दिमाग लगाना। सी क्लास, प्राइस और वैल्यू इज समथिंग which is subject to negotiation. I repeat, price or value is something which is subject to negotiation. उसमें प्राइस एक्चुअली कितनी है वो मैटर कभी नहीं करता, मैटर करता है कि सामने वाले ने कितना कोट किया है। आई रिपीट, प्राइस एक्चुअली कितनी है मैटर नहीं करता, बिकॉज कंसिडरेशन कैन ऑल्सो बी इनएडिक्वेट, कंसेशन कम भी हो सकता है। तो प्राइस एक्चुअली कितनी है मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि सामने वाले ने कोट कितना किया है, और सामने वाले जितना भी कोट किया है अगर वो बायर को चलता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इज इट क्लियर? सो पॉइंट क्या है, बाद में जाके अगर प्राइस या वैल्यू को लेके मिस्टेक मालूम पड़ा तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते एंड कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। आई रिपीट, बाद में जाके अगर प्राइस या वैल्यू को लेके कोई मिस्टेक मालूम पड़ा तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते एंड कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। क्यों? क्योंकि एक्चुअल प्राइस क्या था मैटर नहीं करता, प्राइस कितना कोट किया है और दोनों प्राइस पार्टीज को प्राइस चलता है या नहीं उस पर मैटर करता है। ओके, तो याद रखना एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया कि दोनों को वैल्यू को लेके मिस्टेक था या प्राइस को लेके मिस्टेक था, आप लोग क्या आंसर दोगे? कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। क्यों? बिकॉज प्राइस कितना कोट कर रहे हैं उस पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ना कि एक्चुअली कितना प्राइस है उस पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, हम एमआरपी भी देखते तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, मिनिमम तो वो सेलर के ऊपर है कि वो कितना कोट कर रहा है। इज इट क्लियर? तो अगेन आई रिपीट, वैसे तो बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, सॉरी हाँ, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बाकी सब वॉइड अब इनिशियो है, बट अगर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट प्राइस को लेके है या वैल्यू को लेके है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। ओके, तो अपन ने बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी खत्म कर दिया। लास्ट कंसेप्ट जो हम डील कर रहे हैं वो है यूनिलैटरल मिस्टेक। जो हम डील कर रहे हैं वो है यूनिलैटरल मिस्टेक। इसके लिए मैंने बहुत सारी स्लाइड्स भी बनाई है आपको समझाने के लिए, और पहले से ही बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, लगे तो वीडियो पॉज करके एक ब्रेक ले लो आराम से, ठीक है, बस ध्यान से सुनना, मैं भी बहुत धीरे धीरे चलूंगा, आपको हर एक पॉइंट क्लियर करूंगा। एंड अगेन आई रिपीट, यूनिलैटरल मिस्टेक में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्लास, यूनिलैटरल मिस्टेक में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए बी रिजिड। यहाँ कौन सा एंगल लिया गया वो समझो, उसका कंक्लूजन क्या है वो समझो, चीजें आसान हो जाएगी। ओके, सो हम बात कर रहे हैं क्लास यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्या बात कर रहे हैं? यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, और मैं शुरू करता हूं। सर यूनिलैटरल मिस्टेक मतलब क्या? यूनिलैटरल मिस्टेक मतलब एक पार्टी को मिस्टेक है, दूसरा पार्टी क्लियर है, एक ही पार्टी को मिस्टेक है, ठीक है, तो एक ही पार्टी को अगर मिस्टेक है तो क्या होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। याद रखना क्लास, यूनिलैटरल मिस्टेक में 3 कंक्लूजन है, आप देखोगे बाकी मिस्टेक में कंक्लूजन नहीं है। इंडियन लॉ का मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड। फॉरेन लॉ का मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अब इनिशियो। बायलैटरल मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अब इनिशियो। यूनिलैटरल मिस्टेक में याद रखना देयर आर 3 कंक्लूजन्स, डिपेंडिंग अपॉन इशू देयर आर 3 कंक्लूजन्स। देखो क्लास, एक जगह वैलिड है, आराम से देख लेते, एक जगह वॉइडेबल है एंड एक जगह वॉइड अब इनिशियो है। देयर आर 3 कंक्लूजन्स, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन अपने को कंक्लूजन ड्रॉ करना है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा केस है अपने को कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ओके, सो सर यूनिलैटरल मिस्टेक वैलिड कब रहेगा पहले पढ़ लो। नॉर्मली, मतलब नॉर्मली किसी ने भी आपको पूछा कि यूनिलैटरल मिस्टेक क्या रहेगा, यू विल से वैलिड। मतलब अगर एक ही पार्टी को मिस्टेक है तो गलती उसकी है, आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते एंड कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। रेफरेंस की बात करूं
तो mere silence does not amount to fraud के सारे एग्जांपल्स देखो, वापस से mere silence will not amount to be fraud के सारे एग्जांपल्स देखो, आपको समझ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, याद करो वो लेडी वाला एग्जांपल। यहां पे वो पर्ल रियल पर्ल है कि सिंथेटिक पर्ल है? आई रिपीट, वो पर्ल रियल पर्ल है या सिंथेटिक पर्ल है? मुझे बताओ मिस्टेक किसको था, लेडी को था कि दुकानदार को था? आप बोलेंगे सर दुकानदार को तो पता था कि सिंथेटिक पर्ल है, सिर्फ लेडी को लगता था कि वो रियल पर्ल है, जबकि वो थे सिंथेटिक पर्ल। अब याद करो उस केस में कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ था? उस केस में कंक्लूजन ड्रॉ हुआ था कि दुकानदार ने कुछ भी बोला नहीं, तो मियर साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू बी फ्रॉड एंड कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। वही तो मैं इधर बोल रहा हूं कि यूनिलैटरल मिस्टेक, एक पार्टी को अगर मिस्टेक है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। आई रिपीट, एक ही पार्टी को मिस्टेक है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। रीजन बीइंग, ठीक है, मियर साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू बी फ्रॉड। वो सारे एग्जांपल्स अपन ने देखे थे, एकदम क्लियर। आगे बढ़ू तो वापस से बेसिकली एक पार्टी को अगर मिस्टेक है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। अब एग्जांपल नंबर 2 में वॉइडेबल क्यों कब होगा? आपको मिस्टेक क्यों आया? आई रिपीट, आपको मिस्टेक क्यों आया? अगर मैंने फ्रॉड किया, झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट करवाया, या मैंने आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किया, झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया। आई रिपीट, मैंने फ्रॉड किया या मिस रिप्रेजेंटेशन किया, गलत इंफॉर्मेशन देख के आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया, तो वो गलत इंफॉर्मेशन के रीजन से आपको मिस्टेक आया। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई जिंगाबाई टाकली नागपुर की प्राइम लोकेशन है, तो मेरे गलत बोलने से आपके दिमाग में मिस्टेक आया ना? इज इट क्लियर? ठीक है, आपको भी लगा हाँ भाई शायद जिंगाबाई टाकली नागपुर की प्राइम लोकेशन होंगे। तो पॉइंट समझो क्लास, अलग कुछ नहीं है। आपको मिस्टेक क्यों आया? क्योंकि मैंने गलत बोला। इज इट क्लियर? ठीक है, यहां फ्रॉड था या मिस रिप्रेजेंटेशन था? और हमने क्या पढ़ा है? फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। तो याद रखना, ठीक है, अगर यूनिलैटरल मिस्टेक वाला केस आया जहां क्लियरली केस में मेंशन है कि इट वाज बिकॉज ऑफ फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, तो अपन लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। ओके, तो नॉर्मली अगर यूनिलैटरल मिस्टेक का केस आया, आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। अगर केस में क्वेश्चन आया, इश्यू आया कि फ्रॉड के कारण या मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण पार्टी को मिस्टेक आई, इज इट क्लियर? तो आप बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। जो फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन का भी रिजल्ट है ना, फ्रॉड के केस में, मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल ही होता है ना। यहां भी हमने बोला वॉइडेबल है, सब कुछ सेम ही है, कुछ भी गलत नहीं है। अब यूनिलैटरल मिस्टेक में वॉइडेबल इश्यू कब होगा? वो दो केसेस ध्यान से सुनना। तो नॉर्मली वैलिड, डन सर। अगर प्रूव हो जाए कि फ्रॉड के और मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण मिस्टेक आया, ठीक है, तो वॉइडेबल, डन सर। लास्ट केस है वॉइड अब इश्यू कब आएगा? हम बोलते हैं अगर मिस्टेक आया यूनिलैटरल ड्यू टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके मिस्टेक। आई रिपीट, याद करना है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके मिस्टेक हुआ या आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज को लेके मिस्टेक हुआ, तो यूनिलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इश्यू। आई रिपीट, अगर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके मिस्टेक हुआ या आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज को लेके मिस्टेक हुआ, तो ये वैलिड नहीं रहेगा, ये वॉइडेबल नहीं रहेगा, ये पहले से ही वॉइडेबल इश्यू है, हम ऐसा मान लेंगे। सर ये समझ तो गया कि इन दोनों केस में वॉइडेबल इश्यू मानेंगे, बट सर क्वेश्चन इज, ठीक है, कि ये दोनों केसेस है क्या? तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से सुनना। आई रिपीट, ये लेक्चर जिनको बहुत डाउट्स आते हैं वो 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, ठीक है। बी रिजिड, कौन सा एंगल लिया है आपको ध्यान देना है, ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल दिया है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स पे भी याद रखना है आपको और एंगल पे भी ध्यान देना है आपको। प्लीज यहाँ पे ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा, ठीक है, आप पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई टू बी रिजिड कि ऐसा एग्जाम्पल आया तो ये कंक्लूजन है और ऐसा एग्जाम्पल आया तो ये कंक्लूजन है। याद रखना, मिस्टेक में थ्योरी क्वेश्चन नहीं आते, मिस्टेक में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वो कोई ना कोई इश्यू लेके आएगा। याद रखना, जितने एग्जांपल्स अपन ने देखे ना क्लास, उसके बाहर कोई इश्यू आएगा नहीं।
तो याद रखना कुणाल सर ने क्या बोला था, ऐसा इश्यू आया तो ये दिमाग लगाना और ऐसे उसको डील करना। कोई भी क्वेश्चन आने दो क्लास, ठीक है, आप आराम से डील कर पाओगे, ये मेरा चैलेंज है। बट आपको रिजिड होना पड़ेगा। कौन सा एग्जाम्पल मैंने दिया था वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा एंगल मैंने लिया था वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। सो स्लाइड देखने के पहले बेस पकड़ लो एकदम क्लियर, ठीक है। अपन उसके पुराने एग्जांपल्स देख भी चुके हैं, उससे रिलेट करते हैं अपन। ओके नॉर्मली एक पार्टी को मिस्टेक आया तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। अपन ऐसे एग्जांपल्स कहा देखे सर, वो मियर साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड में देखा, तो वहां भी वही है, यहां भी वही है, सब कुछ मैच कर रहा है, टेंशन नहीं है, मैटर क्लोज। नंबर 2, अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब मैंने गलत इंफॉर्मेशन दी, आपको मिस्टेक आई, आपने कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड, ठीक है, आपको मिस्टेक आई, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेबल। ये भी रिलेट करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट केस मैंने बोला कि अगर इन दो में से एक इश्यू है, आई रिपीट, इन दो में से एक इश्यू है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी अवॉइडेबल इश्यू। अब सर इन दो में से मतलब कौन दो में से? नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके मिस्टेक है, ठीक है। नंबर 2 आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज को लेके मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी अवॉइडेबल इश्यू। परफेक्ट। अब सर ये है क्या, देखो एग्जांपल देखते हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यू कैन सी एक केस दिया हुआ है, केस का नाम है फॉस्टर वर्सेस मैकिनन। केस का नाम है फॉस्टर वर्सेस मैकिनन। आराम से देखना इस केस में क्या हुआ। एक ओल्ड इलिटरेट मैन है, ओल्ड भी है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इलिटरेट है। ओके नेक्स्ट क्या हुआ, उससे एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कराने लगाया गया। ओके बिल ऑफ एक्सचेंज समझता है आपको? बिल ऑफ एक्सचेंज जो एक्सेप्ट करता है ही इज प्राइमरीली लायबल टू पे। मतलब अपने एग्जांपल में, ठीक है, अगर मुझे आपसे 1 लाख रुपए लेने हैं, आई रिपीट, मुझे आपसे अगर 1 लाख रुपए लेने हैं तो मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाऊंगा, आपको बोलूंगा साइन करके दो, कि आप मुझे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जो भी अपने बीच में डील हुआ उसके बाद पे करोगे। तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता हूं, मैं ड्रॉअर हूं, ठीक है, आपको देता हूं कि आप मुझे साइन करके दो ताकि मैं कोर्ट में केस कर सकूं। आप भी बोलते हो ठीक है सर हम साइन करके दे देते हैं। ओके तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने साइन किया, यानी आप देने के लिए प्राइमरीली लायबल हो। ओके क्लियर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ओल्ड इलिटरेट मैन को आपने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवाया बाय फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग, झूठ बोल के कि वो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है। तो सर दिक्कत क्या है, यहां तो फ्रॉड है ना? यस यहाँ पे फ्रॉड है। पॉइंट सुनो शांति से, ठीक है। आपने उससे क्या बोला कि ये गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है। अब सर गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैंने आपको उसने एक्सप्लेन किया था कि मैंने आपके बिहाफ में बैंक को गारंटी दी, तो आपने पे नहीं किया तो मैं पे करूंगा, मैं गारंटर हूं, बट वो पे करने के बाद मैं आपसे रिकवर करूंगा। मतलब मैं अगर गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं क्लास, इट मींस कि मैंने अगर पे भी कर दिया आपके बिहाफ में तो मैं आपसे रिकवर कर सकता हूं। यानी गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में रिकवर करने का ऑप्शन अवेलेबल है। वेयर एज अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता हूं तो मैं किसी से रिकवर नहीं कर सकता। मैंने एक्सेप्ट किया तो आई विल बी लाइबल ऑन दैट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड आई हैव टू पे मनी। सर बोलना क्या चाह रहे हो क्लास, देखो दोनों नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग है। गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको पे भी करना पड़ा तो आप किसी और से रिकवर कर सकते हो, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज वाले कॉन्ट्रैक्ट में आपने अगर एक्सेप्ट किया तो आपको पे करना पड़ेगा, आप किसी और से रिकवर नहीं कर सकते पैसा। इज इट क्लियर? तो पॉइंट इज दोनों नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग है। अब हुआ क्या, इस बंदे ने फ्रॉड करके, झूठ बोल के उस ओल्ड इलिटरेट मैन को ये बोला कि मैं तुझसे साइन करा रहा हूं गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, और साइन करा दिया बिल ऑफ एक्सचेंज। वो तो बेचारा इलिटरेट मैन था, उसको तो कुछ भी पता नहीं था। उसको लगा कि हाँ भाई ये अपना बंदा है, ठीक है, बोल रहा है कि गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है तो अपने को रिकवर करने का ऑप्शन है, तो उन्होंने साइन कर दिया या अंगूठा लगा दिया। इज इट क्लियर? जबकि वो क्या था, बिल ऑफ एक्सचेंज था। तो पॉइंट क्या है क्लास यहाँ पे, देखो यहाँ फैक्ट ऑफ द केस क्या है, अगर ओल्ड
इलिटरेट मैन को बाद में मालूम पड़ा कि उससे बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कराया गया, और वो कोर्ट में जाता है कि साहब मुझे वो बिल ऑफ एक्सचेंज वाला कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करना है क्योंकि मुझे झूठ बोला गया, इज इट क्लियर, मुझे झूठ बोला गया कि वो गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्या होगा? अब यहाँ पे दो एंगल आते हैं, इज इट क्लियर, आई रिपीट, यहाँ पे दो एंगल आते हैं। पहला एंगल आता है फ्रॉड वाला, कि फॉल्सली मिस रिप्रेजेंट किया गया, फॉल्सली रिप्रेजेंट किया गया, इज इट क्लियर। दूसरा एंगल आता है कि इसने उसको झूठ बोला कि वो गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज था, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी तो आ गया। सो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे आया? कि मैं साइन कर रहा था, ठीक है, ये सोच के कि गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन किया। तो मेरे हिसाब से तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके मिस्टेक है ना, कि मुझे लगता था कि मैं गारंटी साइन कर रहा हूं जबकि मैं बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर रहा था। आई वॉज अंडर मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूं। तो यहां दो एंगल आ गए, फ्रॉड वाला एंगल भी आ गया और नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला एंगल भी आ गया। लॉ क्या बोलता है? वैसे तो फ्रॉड से आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, बट ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपसे झूठ बोल के कोई और टाइप का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया, ये बोल के कि कोई और टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहां आपको मिस्टेक है एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो फ्रॉड के केस में वॉइडेबल नहीं होगा, वो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मिस्टेक को लेके वॉइडेबल इश्यू होगा। आई रिपीट, भले ही यहां फ्रॉड वाला एंगल है, बट क्योंकि यहां पे एंगल है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके मिस्टेक, तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके मिस्टेक हुआ तो हम फ्रॉड के रीजन से वॉइडेबल नहीं करेंगे, हम नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मिस्टेक को लेके वॉइडेबल इश्यू मानेंगे। देखो कंक्लूजन क्या है? he had mistake that he is signing guarantee contract, whereas he was actually signing bill of exchange. Although fraud is involved, but since here he has mistake as to nature of contract. नेचर कैसे? क्योंकि भाई गारंटी साइन करने बोल रहा है जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में चेंज हो गया ना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब एन इश्यू और एग्रीमेंट इज वॉइड, यानी शुरुआत से ही वॉइड है। तो सर हमको इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना है? यस, वैसे तो फ्रॉड के केस में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, बट अगर वो फ्रॉड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके हुआ कि कोई और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने बोल रहा है जबकि कोई और कॉन्ट्रैक्ट है, इज इट क्लियर, तो इट विल नॉट बी वॉइडेबल, इट विल बी वॉइडेबल इश्यू। अब देखो मैंने आपको क्लियर कर दिया, आपको जो भी डिफिकल्ट, अब आपको जबरदस्ती कुछ बनाना है आप बना सकते हो। आई रिपीटेड, यस फ्रॉड के केस में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, बट अगर फ्रॉड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके है, जब इस कॉन्ट्रैक्ट को बता के ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जा रहा है, तो हम फ्रॉड वाला एंगल लेके उसे वॉइडेबल नहीं करेंगे, हम नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान के, मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान के उसे वॉइडेबल इश्यू करेंगे। मैंने आपको बहुत इजीली बता दिया है कि क्या इफ से क्या बट से, फिर भी अगर आपको अननेसेसरी कंफ्यूजन लेके आना है तो आप लेके आओ। मैं तो मान ही रहा हूं कि ये फ्रॉड है, ठीक है, बट लॉ भी तो बोलता है कि फ्रॉड अगर कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को लेके है तो उसे फ्रॉड वाला एंगल ना लेते हुए नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला एंगल लेके उसे वॉइडेबल इश्यू मानो। मैंने भी आपको वही बोल दिया, वही लॉ में लिखा है, वही मानना है, कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके मिस्टेक हुआ तो इट इज वॉइडेबल इश्यू, यूनाइटेड मिस्टेक विल बी वॉइडेबल इश्यू। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, अगर आइडेंटिटी ऑफ पार्टी को लेके मिस्टेक हुआ तो भी वॉइडेबल इश्यू होगा, और इस केस का नाम याद करना, इस केस का नाम मुझे याद चाहिए कंडी वर्सेस लिंडसे, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बहुत ध्यान से सुनना। इस केस में क्या हुआ था, कंडी वर्सेस लिंडसे, यहां भी मिस्टेक बहुत हो सकती है, ओके, ठीक है, और मिस्टेक का स्कोप है क्योंकि जनरली वो ग्रे एरिया है। क्यों सर? सब सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। नाउ क्लास, इस केस में क्या हुआ वो हम समझते हैं। एक ब्लैंकन था, ओके, एक लिंडसे कंपनी थी, परफेक्ट। ना ब्लैंकन ने ऑर्डर प्लेस किया
सिग्नेचर करके एक रेप्यूटेड कंपनी का जो ब्लैंकिरन एंड कंपनी थी ना, उसका भी नाम ब्लैंकन था, विच साउंड सिमिलर टू ब्लैंकिरन एंड कंपनी, और उसने सिग्नेचर भी इमिटेट कर दी ब्लैंकिरन कंपनी वाले एक पर्सन की। तो ऑफ कोर्स लिंडसे को लगा कि भाई ये तो रेप्यूटेड कंपनी है, ठीक है, इनसे पैसे नहीं अटकेंगे, इसलिए उन्होंने उधारी में गुड्स दे दिया किसको, ब्लैंकन को। ओके, ये सोच के कि ये शायद वन ऑफ द पार्टनर होगा वो फेमस कंपनी का, ब्लैंकिरन एंड कंपनी का, रेप्यूटेड थी, फेमस थी। इस भाई साहब ने क्या किया, गुड्स लिए और गुड्स बेच दिया किसको, कंडी को। आई रिपीट, गुड्स लिया, खरीदा और बेच दिया कंडी को। परफेक्ट। अब उसने पैसा पे नहीं किया लिंडसे एंड कंपनी को। बाद में जब उन्होंने जांच पड़ताल की तब मालूम पड़ा कि भाई ये तो वो फेमस वाला ब्लैंकिरन कंपनी वाला बंदा है ही नहीं, उसने रॉन्ग सिग्नेचर, ठीक है, देके फ्रॉड करके अपने को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया। तो लिंडसे एंड कंपनी अब क्या चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना और उसके जो गुड्स थे वो वापस ले लेना। किससे, अब गुड्स किसके पास पड़े हुए, कंडी के पास पड़े हुए। तो दे वांटेड कि वो रिकवर करे गुड्स किससे, कंडी से। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यहां पे क्या हुआ देखो, फिर से रिपीट, ब्लैंकर ने ब्लैंकिरन एंड कंपनी का सिग्नेचर्स इमिटेट करके, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया लिंडसे एंड कंपनी के साथ में, जिससे लिंडसे एंड कंपनी को लगा कि ये तो वो फेमस ब्लैंकिरन एंड कंपनी का पार्टनर है, ठीक है, उन्होंने उधारी पे गुड्स दे दिया इसको, इसने गुड्स बेच दिए किसको, कंडी को। इज इट क्लियर? एंड अब लिंडसे एंड कंपनी कंडी से रिकवर करना चाहती है गुड्स। ध्यान देना क्लास, पॉइंट क्या है, अगर तो ये फ्रॉड है जो दिख रहा है आपको, अगर तो ये फ्रॉड है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है। अब सर वॉइडेबल का मतलब क्या होता है कि आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो। सपोज यहां फ्रॉड है और लिंडसे कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करना चाहता है, बट वॉइडेबल का मीनिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करने के पहले अगर ब्लैंकन बेच देता कंडी को तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता। आई रिपीट, वॉइडेबल का मतलब क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते हो, बट मैं आपको 12 बता चुका हूं, अवॉइड करने के पहले तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ओके, जब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तब तक आपने अगर किसी और को बेच दिया तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ओके, आई रिपीट, ठीक है, वॉइडेबल में कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते हैं, यस सर। अवॉइड का मतलब क्या है, उसे वॉइड कर सकते हैं, यस सर। बट जब तक आप वॉइड नहीं करते तब तक क्या होगा, तब तक सर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। तो तब तक अगर ब्लैंकन किसी और को बेच दे, इज इट क्लियर, तो उसका वैलिड है तब तक। तो तब तक कंडी को भी, ठीक है, गुड टाइटल मिलेगा, ओनरशिप मिलेगा 100%। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा और ब्लैंकन वाला केस कंडी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। क्यों? बिकॉज ब्लैंकन ने कंडी को बेचा अवॉइड करने के पहले, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करने के पहले, एंड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करने के पहले वैलिड रहता है। आपको ऑप्शन है, आप वॉइड कर सकते हो, बट वॉइड करने के पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो उसने किसी और को बेच दिया तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। तो ऐसे केस में लिंडसे कंडी से गुड्स वापस नहीं ले सकता। बट यहां पे लॉ ने फ्रॉड का एंगल लिया ही नहीं, यहां पे लॉ ने एंगल लिया मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी। मतलब लॉ ने क्या बोला, आराम से सुनना, लॉ ने बोला लिंडसे को लगता था कि ब्लैंकिरन वो वाला बंदा है, जबकि वो वाला बंदा नहीं था। दे हैड मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ ब्लैंकन। तो अगर मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ पार्टी है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल इशू है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल इशू है जो हमने अभी देखा, तो लिंडसे और ब्लैंकन का कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल इशू हो जाएगा। तो ब्लैंकन को ओनरशिप गुड्स की नहीं मिलेगी, और अगर ब्लैंकन को ओनरशिप नहीं मिलेगी तो तू कंडी को भी गुड्स बेच नहीं सकता, तो कंडी को भी ओनरशिप नहीं मिलेंगी, और अगर कंडी को ओनरशिप नहीं मिलेंगी तो लिंडसे कंडी से गुड्स वापस ले सकता है, क्योंकि दोनों को ओनरशिप नहीं मिलेगी। फर्क देखो क्लास, पहला एंगल मैंने फ्रॉड का लिया, अगर फ्रॉड होता तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता, अवॉइड करने के पहले तो वैलिड रहता है। तो उसने अवॉइड करने के पहले अगर कंडी को बेच दिया तो कंडी को भी गुड ओनरशिप मिलेगा, गुड टाइटल मिलेगा,
और ऐसे केस में लिंडसे कंडी से गुड्स वापस नहीं ले सकता। बट यहां उन्होंने फ्रॉड वाला एंगल नहीं लिया, यहां उन्होंने एंगल लिया मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। इससे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड डिमिनिश हो गया। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड डिमिनिश हो गया ब्लैंकन के साथ में, तो ब्लैंकन को तो टाइटल या ओनरशिप मिली ही नहीं गुड्स की, उसको ओनरशिप नहीं मिली तो वो कंडी को भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो कंडी के पास गुड्स तो पड़े बट ओनरशिप उसके पास नहीं है। ओनरशिप किसके पास है, लिंडसे के पास है। तो लिंडसे चाहे तो कंडी से गुड्स वापस ले सकता है। ओके, तो पहले एग्जांपल में फ्रॉड भी था बट वहां कॉन्ट्रैक्ट को लेके मिस्टेक था, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके मिस्टेक था। इस केस में भी फ्रॉड है बट यहां पे एंगल लिया कि मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज और कॉन्ट्रैक्ट को वर्ड में शो कर दिया। तो क्वेश्चन इज क्या वो गुड्स को रिकवर कर सकते हैं? यस, बिकॉज कंडी के पास गुड्स की ओनरशिप है ही नहीं, बिकॉज ठीक है ब्लैंकन और लिंडसे का ही कॉन्ट्रैक्ट वर्ड में शो था, तो ब्लैंकन और कंडी का कॉन्ट्रैक्ट तो वर्ड में शो ही रहेगा। देखो क्या बोलता है, फैक्ट ऑफ द केस, व्हेन ब्लैंकन फेल टू पे, लिंडसे वांट्स टू रिकवर गुड्स फ्रॉम कंडी। लॉ क्या बोलता है, यहां पे मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी था, देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट इज वर्ड में शो। जब कॉन्ट्रैक्ट वर्ड में शो है, ठीक है, देखो क्या बोलता है कंक्लूजन, सिंस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लिंडसे एंड ब्लैंकन इज वर्ड में शो, ठीक है, तो ब्लैंकन को गुड टाइटल मिला ही नहीं, ओनरशिप मिली नहीं, सो ब्लैंकन कैन नॉट सेल इट टू कंडी। ठीक है, आप खुद ओनर नहीं हो तो आप किसी और को सेल नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन नॉट गिव व्हाट यू डोंट हैव। ये आपको आगे मैं सिखाऊंगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, निमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। आई रिपीट, निमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, मतलब अगर आप खुद ही ओनर नहीं हो तो आप किसी और को बेच नहीं सकते, वो भी ओनर नहीं बनेगा। सो लिंडसे कैन रिकवर गुड्स फ्रॉम कंडी। ओके, अब देखने का मजेदार बात, ये देखो, ये मैंने क्या किया, विकिपीडिया से आपको निकाल के एक पॉइंट बताया। विकिपीडिया खुद ही बोलता है कि भाई ये केस जो है ना थोड़ा गड़बड़ है। क्यों? दिस केस इज सिमिलर टू फिलिप वर्सेस ब्रुक्स। यू कैन सी, आप पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। दिस केस इज सिमिलर टू फिलिप वर्सेस ब्रुक्स, और फिलिप वर्सेस ब्रुक्स में उन्होंने आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज को लेके मिस्टेक नहीं माना, उन्होंने सिमिलर केस में फ्रॉड वाला एंगल लिया। उसके साथ फर्क क्या पड़ गया, देखो आगे, फिलिप वर्सेस ब्रुक्स भी बता रहा हूं आपको मैं। इस केस में क्या हुआ, एन था, ज्वेलर शॉप का ओनर था, एन ने उससे कुछ ज्वेलरी परचेस किए बाय साइनिंग द नेम ऑफ जी। इस केस में जी क्या था, रेपुटेड पर्सन था। ठीक है, जैसे पिछले केस में ब्लैंकन एंड कंपनी रेपुटेड पर्सन था। ठीक है, तो इस केस में जी रेपुटेड पर्सन था, तो ज्वेलर शॉप के ओनर को क्या लगा कि शायद ये जी होगा, उन्होंने उसको उधारी पे गुड्स दे दिए। इसने क्या किया, इसने वो गुड्स गिरवी रख दिए बी के पास। इसने वो गुड्स गिरवी रख दिए किसके पास, बी के पास। अब हुआ क्या, कैन ज्वेलर शॉप ओनर रिकवर गुड्स फ्रॉम बी इफ एन फेल टू पे? क्या वो रिकवर कर सकता है बी से, क्योंकि बी के पास गुड्स पड़े हुए, इफ एन फेल टू पे? इन केस ऑफ फ्रॉड, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड, वॉइडेबल मतलब क्या होता है, वो वैलिड रहेगा तब तक आप वॉइड नहीं करोगे। कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड टिल इट इज मेड वॉइड इन मीन टाइम, उसके बीच में, मतलब फ्रॉड किया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ, और वॉइड करने के बीच में, इन दोनों के बीच में, इफ डिफेंडेंट पार्टी प्लेज द गुड्स, सच कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, एन प्लेज द गुड्स बिफोर ज्वेलरी शॉप ओनर मेड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, सो प्लेज इज वैलिड एंड ज्वेलरी शॉप ओनर कैन नॉट रिकवर द गुड्स। मतलब क्लास क्या, यहां उन्होंने फ्रॉड का एंगल लिया, कॉन्ट्रैक्ट को वर्डेबल रखा। वर्डेबल मतलब ही होता है कि जब तक आप अवॉइड नहीं करते वो वैलिड रहेगा। जब तक वो वैलिड था, एन ने गिरवी रख दिया बी के पास। इज इट क्लियर? ठीक है, तो पॉइंट क्या है सर यहाँ पे, क्योंकि गिरवी रखना वैलिड था, क्योंकि वॉइड होने के पहले गिरवी रखा, तो बी के पास जो गुड्स पड़े हैं वो सब कुछ सही है। ठीक है, ज्वेलरी शॉप ओनर बी से रिकवर नहीं कर सकता। सर पॉइंट क्या है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फ्रॉड वाला एंगल अगर लिया, ठीक है, तो ऐसे केसेस में वो बंदा जिसके साथ में गलत हुआ है वो उस थर्ड पार्टी से रिकवर नहीं कर सकता। बट इसी सिमिलर केस में, सिमिलर टाइप के केस में, अपने कंडी वर्सेस लिंडसे वाले केस में, लिंडसे वर्सेस कंडी वाले केस में क्या हुआ, उन्होंने फ्रॉड का एंगल नहीं लिया, उन्होंने मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज का एंगल लिया और कॉन्ट्रैक्ट को वर्ड में शो कर दिया।
जब उनका ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो वो किसी और को भी देंगे तो वॉइड ही रहेगा ना, तो फिर वो पार्टी उससे वो रिकवर कर सकती है। अब सर हम क्या करना, ठीक है, ऐसे केस में हम क्या करना, तो याद रखना ज्वेलरी वेलरी वाला केस दिख रहा है, अपन को बहुत रिजिड होना पड़ेगा क्लास। ज्वेलरी वाला केस दिख रहा है, ऐसा सब दिख रहा है, तो अपने को फिलिप वर्सेस ब्रुक्स केस लेके फ्रॉड का एंगल लेना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भाई वो बी से रिकवर नहीं कर सकता। वेरएस कंडे एंड लिंसे के समान लैंग्वेज दिख रही है क्वेश्चन में, इज इट क्लियर? तो अपने को लिंसे वर्सेस कंडे वाला केस लेना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि यहाँ मिस्टेक है, आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनी शो है, और वो पार्टी उससे वो गुड्स रिकवर कर सकती है। देखा, इसलिए मैं आपको बोला मिस्टेक में चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको बहुत ही रिजिड होके जैसा केस बोलना है, जैसी केस की लैंग्वेज है, वैसा ही लेना है। तो आई रिपीट, मैंने क्या किया, मैंने आपको मिस्टेक पढ़ाया, मिस्टेक में मैंने यूनिलैटरल मिस्टेक पढ़ाया आज, बोला नॉर्मली तो वैलिड रहता है, अगर फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है तो वॉइडेबल होगा, बट इफ मिस्टेक इज एज टू आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज और नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो भले ही वहां फ्रॉड होगा लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड इश्यू लेना है। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, केसेस बताए, केसेस में क्या हुआ था और कंक्लूजन ड्रॉ किया। बहुत इमोशनल मत होना वरना बहुत डाउट आएंगे इसमें, ठीक है? सीधा सीधा एग्जांपल्स को फॉलो करना और एग्जांपल्स के हिसाब से कंक्लूजन को फॉलो करना और वर्डिंग्स को फॉलो करना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है? केस लॉस पढ़ो, वर्डिंग्स देखो, कौन सा एंगल लिया है वो देखो, चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। तो व्हाट वी हैव डन इज क्लास, अभी तक व्हाट वी हैव डन इज अपन ने मिस्टेक कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया, ओके? अब आज मैं आपको अभी तुरंत, ठीक है, टेस्ट दूंगा पहले के 5 चैप्टर्स में, ठीक है? वो टेस्ट देने के पीछे मेरा इंटेंशन ही ऐसा है कि आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझ आएगा, ठीक है? आप आंसर लिखो टेस्ट का, आपके हिसाब से लिखो, जैसा आपने आज तक 12th में पढ़ा है वैसा लिखो जैसा आपको लिखना है। इज इट क्लियर? आप वो टेस्ट के आंसर्स लिख के, ठीक है, हेलो, आंसर्स अपने पास रखोगे, ओके? और मैं आपको 2-3 दिन के बाद में एक मॉडल आंसर दूंगा और मॉडल आंसर के साथ में डिस्कशन भी करूंगा कि कैसे लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था। आप उसे अपने आंसर शीट से कंपेयर करो, अपनी गलती आइडेंटिफाई करो। तो ये मेरा फर्स्ट टेस्ट देने के पीछे इंटेंशन ही वही है कि आप नॉर्मली कैसे लिखते हो, फिर मैं जो आंसर दे रहा हूं आपको वो कैसा लिखा जाता है, वो डिफरेंस आप खुद चेक करो तो आपको आपकी गलतियां मालूम पड़ जाएगी, ओके? नेक्स्ट टेस्ट से तो, ठीक है, अपन थोड़ा सा अलग वे से चलेंगे, ओके? तो आज मैं टेस्ट दे रहा हूं, टाइम लिमिट है थर्सडे तक आपको सॉल्व करना है, ठीक है? सॉल्व करो, थर्सडे को मैं आंसर भेजूंगा, वो आंसर को चेक करो, मेरे आंसर कैसे लिखे, आपके आंसर कैसे लिखे, क्या गलती होती है, नॉर्मल गलती क्या होती है, उसका मैं एक वीडियो बना के आपको दूंगा, ओके? दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।